अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में IS-21 को शुरू किया था। उसमें हमने कोई ख़ास चीज़ें नहीं देखी थी, हमने बिल्कुल बेसिक बातें की थी। आज हमने उसको आगे लेके जाना है। बस इस थोड़ा सा आवाज़ का मसला आ रहा है हमारे एंड पे, 2 मिनट रुक जाएं बस। जलसे में तो नहीं जाना मैंने यार, थोड़ा सा कम कर दे। कम करो, गूंज रही है आवाज़। अब आ रही है सही? चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा तेज़ कर दो, थोड़ा सा तेज़, ताकि मुझे एफर्ट लगानी नहीं पड़े। अब आवाज़ आ रही है? चलो जी सर, हमने लास्ट क्लास में चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया था। IS-21 को हमने देखा था कि हमारे पास IS-21 ये कहता है कि आपकी बैलेंस शीट पे जितने भी आइटम्स हैं उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दें। एक मॉनेटरी आइटम है, एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। अच्छा, मॉनेटरी आइटम की हमने डेफिनेशन देखी थी, ठीक है जी। और हमने उसमें ये देखा था कि मॉनेटरी आइटम दो किस्म, तीन चीज़ें मॉनेटरी आइटम। एक हमारे पास है कैश, ठीक है जी। कैश का मतलब क्या है जी? फॉरेन करेंसी के नोट्स होंगे, लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी, कोई भी आपके पास करेंसी नोट्स मौजूद हैं, सिक्के मौजूद हैं, ये सारी क्या है जनाब? ये कैश है जनाब, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है वो रिसीवेबल्स जो कि सेटल्ड होंगे किसमें? टू बी सेटल्ड इन कैश। डन। तीसरी चीज हमारे पास है वो सारे पेबल्स जो कि सेटल होने किसमें? टू बी पेड इन कैश। ऐसा ही था ना मेरे बच्चों? अच्छा जी, मैंने आपको IS-21 जब शुरू करवाया था ये बताया था कि एक कंपनी की एक फंक्शनल करेंसी होती है। ये फंक्शनल करेंसी क्या है जी? एक ऐसी करेंसी जिसके अंदर एक कंपनी की मेजॉरिटी सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस हो रही हो, ठीक है जी। आसानी के लिए वो करेंसी जिसमें कंपनी की सेल्स होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है? फंक्शनल करेंसी। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है जी, वो पाकिस्तान से गुड्स खरीद के पाकिस्तान में बेचती है, तो जो उसकी सेल्स प्राइस है वो किस करेंसी में? PKR में। अच्छा, अगर एक पाकिस्तानी कंपनी जो है वो अपनी 100% चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है, US बेचती है, और उसकी सारी ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होती है, तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? डॉलर्स होगी। फिर हमने पढ़ा था कि जनाब हर कंपनी अपने बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, क्या चीज़? बुक्स, यानी अपने सारे जनरल्स, लेजर्स, वो किस करेंसी में मेंटेन करती है? फंक्शनल करेंसी में। किस करेंसी में मेंटेन करती है? फंक्शनल करेंसी में। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जो फंक्शनल करेंसी में ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी कंपनी जिसकी सारी सेल परचेज पाकिस्तानी रुपीज़ में है, अगर वो डॉलर में कोई चीज़ खरीदती है तो सर वो डॉलर में खरीदी गई चीज़ क्या कहलाएगी? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ऐसा तो जब भी एक एंटिटी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इनकर करेगी, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो है वो उसमें एंटर्ड इनटू होगी, इमीडिएटली IS-21 लग जाएगा। ऐसा तो हमने IS-21 को लगाना कब है? सर जब हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शंस आए? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, तो IS-21 अप्लाई होगा। ऐसा जब IS-21 अप्लाई होगा तो आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है किस पे? स्पॉट रेट पे। ये मैंने आपको बताया था। क्या क्या करना है आपने जनाब? आपने रिकॉर्ड करना है। स्पॉट रेट का मतलब क्या है? आज डॉलर या
GBPs का क्या रेट है, ठीक है जी। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हर ट्रांजैक्शन के एंड पे रिकॉर्ड होने के बाद ट्रांजैक्शन के नतीजे में कुछ मॉनेटरी आइटम्स इमर्ज होंगे, कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम्स इमर्ज होंगे। ऐसा मॉनेटरी आइटम को आपने सब्सीक्वेंटली रीमेजर करना है फॉरेन करेंसी के लिए, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आपने रीमेजर नहीं करना। और जो फॉरेन करेंसी की रीमेजरमेंट होगी उसका गेन और लॉस कहाँ जाएगा? अच्छा, ये जो हमने पढ़ा था ना, अब इसको एक केस की सूरत में देखते हैं, फिर दोबारा इस डायग्राम पे आके इसको पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा सेंसेबल लगेगी। डन। मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी ने किया ये कि पहली जैसे 15 दिसंबर को सर $100 की, $100 की गुड्स परचेज कर ली, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, स्पॉट रेट ओपन मार्केट रेट होता है, ठीक है जी। ये चीज़ याद रखना, करेंसी जो है आमतौर पे ओपन मार्केट में बिकती नहीं है, ठीक है। करेंसी आमतौर पे डीलर्स के पास से ही मिलती है, तो इसके लिए वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक ऐसा रेट जो मार्केट डिटरमिन करे वो स्पॉट रेट होगा, ठीक है। आज के दिन करेंसी किस रेट पे मिल रही है, ये हमारे पास स्पॉट रेट। डन। अच्छा जी, हमारे यहाँ जो है ना वर्ड यूज़ होता है करेंसी ओपन मार्केट में कितने की बिक रही है, तो वो टर्म जो है ना वो रिलेटिव यूज़ होता है। ओपन मार्केट में हम ये कहते हैं कि जो बैंक्स जिस रेट पे जो है वो करेंसी डील कर रहे हैं, हमें उस रेट पे आमतौर पे चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमें मिलता है एक ब्रोकर से करेंसी का हिसाब किताब मिलता है जो ओपन मार्केट से जनरली थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन इतना डिटेल में एग्जामिनर नहीं जाएगा कि स्पॉट रेट को डिफाइन करो। स्पॉट रेट आप अपने तौर पर ले लें, वो रेट जिस पे आज मुझे करेंसी मिल जाए, ठीक है, वो क्या होगा? स्पॉट रेट होगा, ठीक है जी। क्या तमाम लोगों के लिए स्पॉट रेट सेम होता है? नहीं सर, मैं थोड़ी सी करेंसी ले रहा हूं तो मुझे रेट अलग मिलेगा, कोई बंदा ज़्यादा करेंसी ले रहा है तो उसको रेट अलग मिलेगा। अच्छा, क्या ये जितने करेंसी डीलर्स बैठे होते हैं मार्केट में इन सबके रेट सेम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। आप एक जब बंदे से जाके डॉलर लें, उसके बाद डॉलर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो शायद सस्ते में आपको दे देगा। एक बंदा जिसके पास डॉलर्स कम है वो शायद आपको ज़्यादा रेट पर डॉलर दे। तो इन मामलात में हमने अभी नहीं पढ़ना। कब पढ़ना है हमने इन मामलात में? इन मामलात में हमने पढ़ना है, लेकिन हमने जाके पढ़ना है CA फाइनल में, जब हम BFD पढ़ेंगे, ठीक है जी। वहाँ आपको करेंसी का रेट डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स दिए होते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन अब स्पॉट रेट क्या है जी? आज किस रेट पे हमें डॉलर मिल रहा है? हमने क्या किया, 15 दिसंबर को एक $100 की क्या खरीदी, हमने गुड्स खरीदी। आज के दिन स्पॉट रेट है 260 रुपये पर डॉलर। ऐसा, अब बताओ इस $100 की गुड्स को मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा? मुझे बताओ हमारी लोकल करेंसी क्या है? PKR है, ठीक है जी। क्या ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है? हाँ है। IS 21 अप्लाई होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। क्या करें? IS 21 कह रहा है जी सबसे पहले तो इनिशियल रिकग्निशन कर लो। किस रेट पे करो? तो बताओ मैं क्या करूं? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 100 इंटू कितना? 26,000। और क्रेडिट क्या करूं? पेबल। क्या कर दूं? हमने पैसा अभी तक पे नहीं किया। कितने डॉलर्स पे करने हमने? $100 हमने पे करने, जो कि 26,000 बनते हैं। डन हो गया। अब बताओ जी IS 21 इधर अप्लाई क्यों किया? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन थी। डे 1 पे किस पे रिकॉर्ड किया? अब बताओ इस ट्रांजैक्शन में एक नॉन मॉनेटरी आइटम इमर्ज हुआ है और एक मॉनेटरी आइटम इमर्ज हुआ है। मॉनेटरी आइटम क्या होता है? 3 ही चीजें जी, कैश, रिसीवेबल्स और पेबल्स। क्या पेबल आ गया? क्या ये मॉनेटरी आइटम है? यस सर। फिर रिपीट कर दूं, हमारे यहाँ फंक्शनल करेंसी कौन सी थी? रुपीज, PKR थी हमारी। सर डॉलर्स में ट्रांजैक्शन हुई तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। IS 21 अप्लाई करना है। IS 21 डे 1 पे किस रेट पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? स्पॉट रेट के ऊपर। स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दिया? यस सर, रिकॉर्ड कर दिया हमने। अब बताओ इस ट्रांजैक्शन में एक मॉनेटरी आइटम इमर्ज हुआ है, एक नॉन मॉनेटरी आइटम इमर्ज हुआ है। मॉनेटरी आइटम पेबल है, नॉन मॉनेटरी आइटम इन्वेंट्री है। IS 21 कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड करने के बाद ऐसे भूल जाओ जैसे आपको लोग भूल गए कुछ, ऐसा। और जो पेबल है उसको आपने क्या करना है? उसको उसी तरह याद रखना है जिस तरह आपको आपकी अम्मी याद रखती है, ऐसा। अब बताओ हमारे पास ये मॉनेटरी आइटम है, इसको हमने कब कब तंग करना है, कब कब छेड़ना है? जब तक ये पे नहीं होता हम हर रिपोर्टिंग डेट पे इसको जो है वो छेड़ते रहेंगे। अब बताओ जी 15 दिसंबर को हमने जो है वो ट्रांजैक्शन कर दी। भागते दौड़ते कौन सी डेट आ गई? 31 दिसंबर, साल का एंड आ गया। ये पेबल हमने पे नहीं किया, ये पेबल हमने पे नहीं किया हमने, ऐसा।
ठीक है, देख लेते हैं जी। लाजमी है, उसके अलावा आप डेली करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। रिपोर्टिंग डेट पे लाजमी है, बाकी डेट्स पे ऑप्शनल है, ठीक है जी। आप चाहो तो 29 दिसंबर को भी रीमेजर कर लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हर रिपोर्टिंग डेट पे क्या करना है? रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है? जिस डेट पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो 31 दिसंबर हमारे साल का एंड है। साल के एंड पे हमें पता चला कि साल के एंड का जो स्पॉट रेट है वो है 272 रुपए पर यूएसडी। अब बताओ हमारा पेबल किस पे खड़ा हुआ है? 260 रुपए के रेट पे खड़ा हुआ है। हमने उसको किस पे लेके जाना है? 272 पे लेके जाना है। पेबल बढ़ाना है या कम करना है? चेक कर लेते हैं। पेबल का नया बैलेंस कितना है? $100 इंटू 272 कितने? पेबल हमने रिकॉर्ड कितने पे किया हुआ है पुराना? 100 इंटू 260 कितने? अब बताओ ये कितना ऊपर आ रहा है? 1200। इसका मतलब है हमारा पेबल 1200 रुपये से बढ़ गया है। उसको रिकॉर्ड कर लें हम? कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पेबल क्रेडिट कितने से? 1200। यार आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए, उधार बढ़ जाए, फायदा होता है नुकसान होता है? नुकसान है ना, हमने पैसे ज्यादा देने। तो बताओ मैं क्या करूं मैं? और ये एक्सचेंज लॉस कहां जा रहा है? पीएनएल में जा रहा है। ऐसा है। आपने इन्वेंट्री को छेड़ा, बताओ सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन किस करेंसी में की है? अब बताओ ये पहला पॉइंट क्या कह रहा था? IAS 21 अप्लाई करें जब ट्रांजैक्शन किस पे हो? फॉरेन करेंसी में हो। फिर आपने उसको रिकॉर्ड किस पे किया? पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट स्पॉट एक्सचेंज रेट। ऐसा। फिर इस ट्रांजैक्शन में एक मॉनेटरी आइटम आया, एक नॉन मॉनेटरी आइटम आया। सॉरी, एक नॉन मॉनेटरी आइटम इन्वेंट्री आया, मॉनेटरी आइटम पेबल आया। उसने कहा जी मॉनेटरी आइटम आएगा, कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम आ सकते हैं ट्रांजैक्शन में। मॉनेटरी आइटम को आपने क्या करना है? हर रिपोर्टिंग डेट पे रीमेजर करना है। नॉन मॉनेटरी को क्या करना है? कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। और जो मॉनेटरी आइटम पे गेन और लॉस आएगा वो कहां जाएगा? वो पीएनएल में जाएगा। ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये पेमेंट हमने कर दी 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को हमारे पास अज्यूम कर रहे हैं स्पॉट रेट है 275 और बढ़ गया जी स्पॉट रेट है, पैसे पे करने। अच्छा ये याद रखना, हम अज्यूम करेंगे हमेशा, हमेशा अज्यूम करेंगे, हमेशा अज्यूम करेंगे। रेहान 2 मिनट रुक जाओ, सेट हो जाएगा। हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी नहीं होती। जब हमें पेमेंट करना होती है हम फॉरेन करेंसी कहां से लाते हैं? हम मार्केट से उसी दिन खरीदते हैं जिस दिन पेमेंट करना हो। उससे पहले हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी। अब बताओ हमने पेमेंट करनी है, कितने की करनी है? $100 की। तो आज जाके खरीदेंगे हम, कितने का पड़ेगा ये $100 हमें? तो सर बताओ मैं कैश कितना क्रेडिट करूं अपने पास? $100 इंटू कितना? 27,500। डेबिट क्या करूं? पेबल खत्म हो गया हमारे पास से, पेमेंट हो गई सर। पेबल कितने पे रिकॉर्डेड था सर? अभी हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था 27,200 पे। अब बताओ और कुछ लॉस हुआ है? हाँ सर थोड़ा सा लॉस और हुआ है। कितने से? 300। कैसे 300 सर? इन दोनों का डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर कितने? और ये कहां जाएगा? ऐसा है। ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। हैं? 2 अलग अलग एंट्रीज कैसे? पहले पेबल को रिवैल्यू कर लें फिर कर दें। हाँ कोई टेंशन, बिल्कुल सही। ये कॉपी करना है तो कर लो, मैं आपको सवाल दे दूं अब एक। ये तो कॉपी नहीं करना ना? नहीं 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 भाई, मैं फिर रिपीट कर दूं। FAR 2 में यानी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है सिवाय सस्टेनेबिलिटी के बेनिफिट्स के और कुछ रिपोर्टिंग की चीज़ें, उसकी चेकलिस्ट है बस, और कुछ भी याद करने वाला नहीं है। वो आपकी जान न्यूमेरिकल में इतनी निकाल देगा कि आप याद करने का तो कुछ आपको होश भी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का मतलब है कि लगता है ऐसे। ईयर एंड पे करे तो डायरेक्ट पे कर दो, रिवैल्यू तब भी करने की जरूरत, कोई मसला नहीं। वो कहता है यार एक्सचेंज गेन और लॉस बुक कर लो ईयर एंड के ऊपर, आगे नहीं लेके जाना है इसको। जिस साल तक का गेन और लॉस है ना उस साल में बुक कर लो उसको। डन है जी, आगे बढ़े एक स्टेप। 5 जनवरी को रिवैल्यू करके अगर हम पेमेंट कर देते तो भी ठीक था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हेलो भाई ये कुर्सी चेंज करो यार, ये बेकार है।
अभी से। जी मेरा बच्चा, सर जी जी। हाफ पेमेंट ही की फिर जो है वो आपको लॉस बुक करना है, ठीक है। देखो मैं फिर एक चीज़ बता दूं, आपने गेन और लॉस, एक्सचेंज और लॉस बुक करना है, रीमेजरमेंट करनी है, रोज कर लो, घंटे घंटे के हिसाब से कर लो। स्टैंड कहता है मैं मना नहीं कर रहा, हाँ ज़रूरी कब है, ईयर एंड के। आपने आधी पेमेंट की, आधी की रिवैल्यूएशन कर लो, आपने आधी पेमेंट की, पूरे की रिवैल्यूएशन कर लो, ये सारी आपके ऊपर है। स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि जिस साल का गेन और लॉस है ना, उस साल में किसी भी पॉइंट पे बुक कर लो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन ये नहीं करना कि इस साल का गेन अगले साल जा रहा हूं, बस उनका ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स हैं, उन पे ये कंपल्शन है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाने, रोज। एक म्यूचुअल फंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनते हैं, डेली बनते हैं, रोज बनते हैं, तो उनको रिवैल्यू भी क्या करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सेल्स की एंट्री हो तो फिर क्या करेंगे, हैं इन्वेंट्री बेचने वाली चीज़ हो तो। चलो आओ, अब मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सवाल दे रहा हूँ, आई होप आप इसको देख लोगे, कर लोगे। यार मैं एक चीज़ कल नोट कर रहा था, किसी बच्चे ने लिखा कि अहमद रज़ा ना सीए फाइनल की चीज़ें करा देता है और वो शायद आपको ज़रूरत नहीं है। मैं देखो मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक बच्चा ना जिसको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता चीज़ों का, वो आके बेवकूफ़ी की एक हरकत करता है, उसको आइडिया कुछ नहीं है। भाईजान आपके करंट पास पेपर्स में लास्ट अटेम्प्ट का जो बीआईए में सवाल आया ना वर्किंग कैपिटल का, ये सीए फाइनल का छपा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन से गधे घोड़े हैं बैठ के, ये मार्केट में शोशे आ रहे होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, यार अहमद रज़ा ना इतनी ज़्यादा चीज़ें करा देता है, ठीक है कराता कम वक्त में लेकिन करा बहुत ज़्यादा देता है, तो वो नहीं करनी चाहिए। बेटा आप लोगों को अभी पेपर देते हुए ना 2 महीने नहीं हुए, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो सुकून से तसल्ली से बैठ जाओ, ठीक है जी। मैं वो डायलॉग नहीं कहना चाह रहा कि डोंट टीच पापा, ठीक है जी, आपके लिए नहीं था ये, उनके लिए था जो बोलता है, ठीक है ना। शुरू हो जाओ, शाबाश। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। उमर भैया मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन उमर फारूक साहब ढूंढने निकला हूँ। उमर फारूक साहब ने फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कहा था, कौन से चैप्टर्स के कंबाइंड सवाल आते हैं भाई, इस पर कोई जवाब नहीं है, सब किसी भी चैप्टर का सवाल किसी के साथ भी कंबाइन हो गया आ सकता है। डिनोमिनेटेड का मतलब होता है किस करेंसी के अंदर बात हो रही है, ठीक है जी। अगर मैं ये पेन 5,000 रुपये का लेकर आया हूँ तो इसकी सेल्स प्राइस रुपीज़ में डिनोमिनेटेड है। हाँ जी पढ़ें इसको, मैं इसको रीड करता हूँ, सवाल आपने सॉल्व करने। कह रहे उस्मान ट्रेडर्स परचेज्ड इन्वेंट्री लोकली ऑन 10 नवंबर 2024 फॉर 9 लाख। ये IS 21 के हिसाब से रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है नहीं, क्यों, हम अज्यूम कर रहे हैं हमारी करेंसी पी के आ रहा है, तो ये तो लोकल ट्रांजैक्शन में, लोकल करेंसी में, ये तो IS 21 के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर द गुड्स वर सोल्ड ऑन 15 दिसंबर 2024, हमने खरीदने के बाद ना 10 नवंबर को खरीदने के बाद 15 दिसंबर को इसको क्या कर दिया, बेच दिया। कितने में बेचा, $3,000, डन। अच्छा वो कह रहा है $1,800 ईयर एंड के ऊपर ये में क्या हो गए, रिसीव हो गए। $1,800 ईयर एंड पे ही रिसीव हो गए। कितने का बेचा था आपने, जागते रहो मनुष्यों, कितने पैसे मिल गए, 1800। कितने पैसे इस पीरियड को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, 1200। तो ये तो इसी साल में रीपे हो गए, ये कहां गए, ये अगले साल गए, तो ये ईयर एंड के ऊपर रीमेजर होंगे, यस सर। फिर वो क्या कह रहे हैं जनाब, एंड रिमेनिंग बैलेंस वाज रिसीव्ड ऑन 20 जनवरी, और ये कब रिसीव हुए, ये 20 जनवरी को रिसीव हुए। 15 दिसंबर का भी रेट दिया हुआ है, 31 दिसंबर का भी रेट दिया हुआ है, 20 जनवरी का भी रेट दिया हुआ है। मेरा सवाल है जब इन्वेंट्री खरीदी गई थी 10 नवंबर को, उस दिन का रेट क्यों अवेलेबल नहीं है, सर जरूरत ही नहीं है, क्यों, वो ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है ही नहीं। शाबाश शुरू हो जाओ, रिकॉर्ड करो उसको। ये पर्दे को है,
पेपर में जर्नल एंट्रीज, भाई ये याद रखना, पेपर में जर्नल एंट्रीज इसी फॉर्मेट में बनाना जिस फॉर्मेट में मैं क्लास में बना रहा हूँ। डेट लाजमी लिखना, कोई नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉलम वॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब कर देना, ठीक है जी। फुल अटेम्प्ट किया तो पास हो ही जाएगा ना बेटा। सवाल की बात करो। डन। चलो मैं आपके साथ साथ चलना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने 10 नवंबर की एंट्री पास की होगी और वो सीधी सीधी एंट्री होगी, उसमें होगा जी इन्वेंट्री डेबिट कितने से 9 लाख, और हमारे पास से कैश चला गया होगा कितने का। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमने पेबल रखा होता और पेबल बाद में सेटल हो रहा था तो एक्सचेंज गेन और लॉस आता, और मनुष्य नहीं आता है ट्रांजैक्शन रुपीज़ में। जागते रहना, ठीक है जी। सवाल वो एमसीक्यूज में पूछ दे, आप टिक करके आ जाए यस गेन और लॉस विल बी कैलकुलेटेड, नहीं। 10 नवंबर के बाद फिर जी 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को आपने इन गुड्स को बेचा है, तो बेचा है तो आपने एंट्री पास की होगी रिसीवेबल्स डेबिट कितने से। सर आपने $3000 का इसको बेचा है और $1 का रेट 15 दिसंबर को 305 रुपये, कितना आता है ये, कितना 9,15,000। और हमारे पास से इन्वेंट्री किसी गधे ने क्रेडिट तो नहीं कर दी थी ना, सेल्स करनी है, और अगली एंट्री एक और पास करनी है, वो किस चीज़ की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। याद रखना प्यारे भाई, जब भी इन्वेंट्री बेचोगे तो इन्वेंट्री को बेचते हुए सेल्स पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड करना और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अलग से एंट्री पास कर देना। ये 9 लाख की फिगर कहाँ से आ रही है, ये जिस पे आपने इन्वेंट्री खरीदी है वो फिगर है। डन हो गया। अच्छा 15 दिसंबर की हमने एंट्री पास कर ली, 15 दिसंबर की ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गई। अब हम भागते दौड़ते कहाँ पहुंचे, 31 दिसंबर को। अब देखिए आपके जो रिसीवेबल के हिस्से हैं ना वो 2 हैं, इस 3 में से आपके $1800 तो सेटल होने जा रहे हैं अभी के अभी, लेकिन जो सेटल होने जा रहे हैं गौर से देखिएगा, $1800 सेटल होने जा रहे हैं। आपने $1800 को 305 रुपए पे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। जब पे करने जा रहे हो तो उस वक्त डॉलर का रेट क्या है, 306.5, ये दिमाग में रखिएगा। अब बताओ मैं अपने पास कैश डेबिट करने जा रहा हूं कितना, 306.5, कितना 700, तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट 551,700। अच्छा रिसीवेबल, रिसीवेबल मेरे पास 1800 इंटू 305 कितना 549,000। अब बताओ जी आपको कोई फायदा हुआ है, हाँ सर हमने 305 का डॉलर था, जब बाद में डॉलर का रेट बढ़ गया तो हमें ज्यादा रुपए मिलेंगे। अब 5,49,000 की जगह में रुपए कितने मिले, 5,51,000, तो ज्यादा जो मिले वो क्या है आपका, वो एक्सचेंज गेन है। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितनी 2700, पक्का जी। अच्छा 1800 की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी, खत्म हो गया, 1800 मिल गए, रिसीव हो गए। अब इस पे कोई एक्सचेंज गेन का टेंशन नहीं है। अब बताओ बाकी कितने रह गए, ये 1200 अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो हम इन 1200 को सिंपली क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, ऐसा। तो बताओ ये जो हमारे पास 1200 है, 1200 का रिसीवेबल है, ये चला गया 306 के रेट पे, पहले कितने पे था 305 के रेट पे था, ये कितना है और ये कितना है, ये बेटा 367, और ये वाला कितने ऊपर है, ये 18,000, 1800। अब बताओ ये 1800 रुपए से आपका रिसीवेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है सर, 1800 रुपए से रिसीवेबल बढ़ रहा है। तो बताओ मैं क्या एंट्री पास करूंगा,
रिसीवेबल डेबिट कितने से, मल्टीप्लाई बाय सॉरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अच्छा, अब इसमें एक काम और भी हो सकता था कि पूरा का पूरा रिसीवेबल आप ईयर एंड पे रिवैल्यू कर लेते और उसमें से एक पार्ट पे कर दे, रिसीव कर लेते, बाकी को आप आगे ले जाते, कोई टेंशन नहीं। आप वैसे भी कर सकते हो। आप समझ गए कि करना क्या है। एग्जाम में आप कोई भी अप्रोच यूज कर लो, ठीक है। हाँ खत्म, कोई टेंशन नहीं। अभी भी 4500 रुपये ही आ रहा है, 2 हिस्सों में हमने रिकॉर्ड कर लिया ऐसा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो $1200 हैं ये कब पे होंगे? इस क्वेश्चन में लिखा है 1800 बिफोर ईयर एंड रिसीव हो गए। ईयर एंड 31 दिसंबर की रात 12 बजे होता है, उससे पहले ही रिसीव हो गए होंगे दिन में ही, ठीक है जी। सेट है जी। अनलाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ भी रिक्वायरमेंट के अंदर ऐसे ही डायग्राम वाली वर्किंग कर सकते हैं। हाँ भाईजान, फॉर्मेट का कोई नंबर नहीं है, खुदा के वास्ते एंट्रीज के बीच में आप वर्किंग कर दें, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर ये चेक करने के लिए बैठा है तुम्हें चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं, वो तुम्हारी कॉपी जाके पाकिस्तान जर्नल में पब्लिश नहीं करेगा, ठीक है जी। भाड़ में गया फॉर्मेट, ठीक है जी। पिछली कई अटेम्प्ट से मेरिट और गोल्ड मेडल हमारे स्टूडेंट्स के आ रहे होते हैं, वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। एक एक नमूने जो है ना वो मार्केट में घूम रहे होते हैं, फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं, और भाई ज़रूरत ही नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम है। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक बार अलग अलग करके दिखाएं, 1800 वाली एंट्री इफ यार आओ खेलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम सबसे पहले क्या कर सकते थे, पूरे के पूरे रिसीवेबल को हम बढ़ा देते और हम क्या बुक कर लेते, एक्सचेंज गेन। कितने से बुक करते पता है? कितने डॉलर्स हैं आपके पास? 3000 इंटू ₹1.5 आपके पास, ₹1.5 बड़ा है डॉलर। 305 से 306.5 पे क्या कितने हो जाते हैं? 4500 पे चला जाए। अब सारे डॉलर 306 पे चले गए ऐसा। अब आपने क्या किया, कैश डेबिट कितने से, 1800 इंटू 306.5 कितना आता है? 551। और आप क्या करते हैं, रिसीवेबल इसी अमाउंट से क्रेडिट कर देते, कोई टेंशन नहीं था। आप ऐसे भी कर सकते हैं। उमर आप पुराने से ले लो, कोई टेंशन नहीं है, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, आगे बढ़ जाएं। कोई इसमें किसी को इशू, पंचायत पसूड़ी पंगा प्रॉब्लम? अब बताओ अगली एंट्री कब पास होगी? अब हमारे पास 20 जनवरी को सेटलमेंट हो रही है, क्या एंट्री पास करूं? कैश आ जाएगा। कितने से? रेट क्या चल रहा है? और बढ़ गया रेट सर, 307.2 पे चला गया। डॉलर कितने रह गए हमारे पास? 1200। कितना? और रिसीवेबल्स हमारे पास खड़े हुए 306.5 के रेट पे। कितना? आप बताओ को फायदा हुआ? हाँ सर, 3,67,000 की जगह 3,68,000 रिसीव हो रहे हैं। कितना? ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। रुक जाओ बेटा, मलिक हो जाएगा रजिस्टर्ड ग्रुप में भी ऐड, यार रश लगा हुआ है जी। बड़े हम आगे। अमेजिंगली इस दफ़ा 96% लोगों ने जो है ना वो ऑनलाइन लेक्चर्स ऑप्ट किए हैं। फिजिकल लेक्चर 50 से भी कम लोगों ने ऑप्ट किए। पता नहीं क्यों, ये क्या वो पेट्रोल रीज़न है इसका? नहीं, नॉर्मली फिजिकल में लोग फ़ी पे करते हैं, आते नहीं हैं। इस दफ़ा है नहीं, मैं ये तो यार 2 कुर्सी और बढ़ जाए, मुझे क्या टेंशन है। मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है जी। ये मैं बता रहा हूँ, नुकसान का मसला नहीं है। नुकसान क्या, मेरे लिए तो ये जितनी आगे ज़िंदगी है सारी बोनस है, जो पैसे आ रहे हैं ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए कि हैं मेरी ज़रूरियात कम है क्या करूँ। नहीं, मैं इस दफ़ा मैं फिजिकल जारी रखूँगा, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मार्केट में 4 गधे होते हैं, वो चीज़ें देखते नहीं हैं, वो आके ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन लीडर्स हो जाते हैं।
ठीक है जी। एक बच्चे ने मुझसे लड़ाई की ना सीए फाइनल में, रेगुलर लाइव, हिलना नहीं है। 3 क्लासों के बाद हरामखोर गायब हो गया। ठीक है ना। टीचर को हमेशा लाइव पढ़ाने में मज़ा आता है। तो बच्चे सामने आप जैसे हों तो पढ़ाने में मज़ा भी आता है, सवाल भी पूछे जा रहे होते हैं। टीचर के लिए भी जो है ना एक हिसाब किताब ऐसा होता है कि वो मदद से पढ़ा रहा होता है। आप सोचें आपके सामने 4 ऐसे टुन बैठे हैं जो जिनको आप पढ़ाई जा रहे हो वो लिखी जा रहे हैं, सवाल है कुछ नहीं। इससे क्या होता है, टीचर स्पीड से चला जाता है। जो घर में बैठा हुआ बच्चा है ना 96%, उसके लिए वो लेक्चर बहुत स्पीड में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो सर रिपीट करें, सर रिपीट करें, सर रिपीट करें, उनके चक्कर में लेक्चर स्लो हो जाता है। तो क्लास इतनी भरी भी होनी चाहिए जितनी है। ठीक है जी। 70-80 बच्चा बैठा हो ना क्लास में, 50 बच्चा बैठा हो क्लास में, तो पढ़ाने वाले टीचर की भी एक मोमेंटम बना हुआ होता है। ठीक है जी। और वो रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो रही थी। 11 मार्क्स का डीएसआर नहीं आता था, बाकी सब अच्छा किया है। 11 मार्क्स को भी अटेम्प्ट करके आया हूँ, आराम से पास हो जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बता दें बेटा। इन्वेंट्री खरीदी जितने की थी ना, जब बेच दी ना, तो पूरी इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल दें। ऐसा सेट हो गया मालिक। मंडे से क्लास की टाइमिंग सेट हो जाएगी। सर आप FAR1 में 2.5 की स्पीड पर देखा था, अब ऐसे लग रहा है कि, चलो मैं बोल नहीं सकता अभी। हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम परपीचुअल है? भाई एक चीज़ याद रखो, ये परपीचुअल पीरियोडिक जो है ना वो उसमें करना इंट्रो में। यहाँ जब भी आप इन्वेंट्री खरीदोगे आप हमेशा अज्यूम करोगे कौन सा सिस्टम चल रहा है, परपीचुअल, डायरेक्ट इन्वेंट्री डेबिट। ठीक है जी। परचेजेज ये इस चक्रों में नहीं पड़ना। सेट हो गया जी। स्क्रॉल डाउन, आगे बढ़ जाए। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन खोलने जा रहा हूँ एक दफ़ा फिर, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस। आज का कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, अगर आप लोग तैयार हैं तो। अच्छा एक बात बताओ, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन साथ आ जाए, वो परचेज भी कर रहा है, फिर पे भी कर रहा है। ठीक है जी। परचेज कर रहा है, फिर पे लेट कर रहा है, फिर उसके दरमियान उसको बेच भी रहा है, तो मैनेज कर लोगे ना? चलो ठीक, आगे बढ़ें। FAR1 सेक्शन 1 में 40 मार्क्स इजी स्कोर हो जाए, सेक्शन बी वाले क्वेश्चन सही ना भी हो, बेटा पास हो जाएगा मलिक। तू इतना सोचता है, इतना सोचता है तू। वैसे मैं भी ऐसे ही था। ठीक है जी। मेरे जेब में अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ना पेपर फोल्ड करके मेरे जेब में रखा होता था। पूरे 2.5 महीने मैंने जेब में रखा है। जब भी मैं वॉशरूम में बैठूँ, सामने दीवार पे उसको लगा के मार्किंग कर रहा हूँ, ये इतने हो गए, ये इतने हो गए, ये इतने हो गए। ठीक है जी। निकल ही जाएगा। तो जब सुकून आ जाता था तो कभी 48 पे फेल भी हो जाता था मैं उसमें, लेकिन फिर अल्लाह के शुक्र में पास हो गया। नहीं, आसान इन्हें शुरू नहीं करना था, मैंने शुरू करना था IFRS 9 से, लेकिन मुझे आकाश ने कहा कि सर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे शुरू में बाजू का 2 टीचर से पढ़ रहे होते हैं। भाई मैं पूरा कोर्स अपना खुद पढ़ाऊँगा। ठीक है। आकाश अपना पूरा कोर्स खुद पढ़ाएगा। ठीक है जी। आपने दोनों में से कोई एक टीचर पिक करना है। उसकी वजह ये है कि अब आगे क्लासेस क्लैश होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एक ही टाइम पे 2 क्लासेस हो रही हूँ हैं, फिर एक नालायक उठेगा मार्केट में। 2 टीचर पढ़ाते हैं। अभी एक वो उड़ रही है ना कि अहमद रज़ा जो है वो ICAP का में चला गया, तो अब वो क्लासेस के लिए नहीं आता, क्लास में ICAP में बैठा रहता है। यार पता नहीं क्या कुछ चला रहे होते हैं। खैर चलो आगे बढ़ो। नहीं बोलने दो, उनको तकलीफ़ हुआ है। अच्छा हमारे पास बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, आए मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालें, एडवांस टू सप्लायर। क्या हेडिंग डाल रहे हो? ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। बोर्ड पे देखना, हमने क्या किया कि आज हमने से 10 जनवरी को गुड्स खरीदी, या 10 जनवरी को हमने एक एडवांस दिया अपने सप्लायर को $1 का। कितने का? $1 का एडवांस दिया। हमने कहा जी $1 की हमें गुड्स चाहिए, एडवांस दे रहे हैं हम आपको। $1 का रेट था 280 रुपये पर
यूएस डॉलर। किस तारीख को हमने एडवांस दिया है? 10 जनवरी को। उसने कहा मैं आपको इंशाल्लाह ताला 28 जनवरी को गुड्स दे दूंगा। ठीक है जी, यहां गुड्स आ जाएंगी और यहां जब गुड्स आएंगी तो सर अज्यूम करें यहां रेट हो गया 292 रुपए पर यूएस डॉलर। यहां एडवांस दिया और यहां गुड्स रिसीव हो गई, डन। अब बताओ हमारे पास ये एक ट्रांजैक्शन है, दो ट्रांजैक्शन है? दो ट्रांजैक्शन है ना। पहले एडवांस दिया वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर गुड्स रिसीव की वो रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है 10 जनवरी को रिकॉर्ड होनी चाहिए। कैसे रिकॉर्ड करें जी? कैश ही दिया ना, कैश दिया है हमने जी। एडवांस डेबिट, एडवांस टू सप्लायर डेबिट। एडवांस टू सप्लायर एक एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है सर। 280 और क्रेडिट भी कितने से? अब बताओ जी, भागते दौड़ते हम कहां पहुंचे? 28 जनवरी को। मेरा एक सवाल, 28 जनवरी को जब गुड्स रिसीव हुए उस दिन रेट क्या चल रहा है? तो इस एडवांस को रीवैल्यू करने की जरूरत है। पहले बताओ, एडवांस एक रिसीवेबल नेचर की चीज है। हाँ, क्या ये रिसीवेबल कैश में सेटल होगा? नहीं। ये एडवांस जो है ना, ये आपको कैश नहीं मिलेगा इसके अगेंस्ट। आपने एक बंदे को एडवांस दिया, उधार नहीं दिया भाई, क्या दिया है? एडवांस दिया। ये ऐसा रिसीवेबल है जिसके अगेंस्ट आपको गुड्स मिलेंगी। तो क्या इसको रीमेजर करने की जरूरत है? याद रख लें, एडवांस टू सप्लायर इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम। ठीक है जी, एंड इट विल नॉट बी रीमेजर्ड। एडवांस टू सप्लायर इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम एंड इट विल नॉट बी रीमेजर्ड। तो बताओ हम फिर 28 जनवरी को करें क्या? आप एंट्री पास कर लें किस चीज की? इन्वेंट्री डेबिट। कितने से? 280 से। और लेकिन सर उस दिन तो रेट 292 हो गया था। होने दो, कोई टेंशन नहीं है। हमने एडवांस को रीमेजर नहीं करना, ऐसा है। गुड्स रिसीवेबल मत लिखो यार, ये बहुत ऑड वर्ड हो जाएगा। एडवांस टू सप्लायर उसको समझ में भी आएगा। वैसे बात तो टेक्निकली सही, गुड्स रिसीवेबल, लेकिन एडवांस के नाम से इसको रखो। बढ़े हम आगे। फिर रिपीट कर देता हूं, आप जब भी किसी सप्लायर को एडवांस देते हो ना, तो एडवांस उधार है टेक्निकली, और ये उधार सेटल होगा किसमें? गुड्स की फॉर्म में। सप्लायर आपको कैश वापस नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इसलिए इसको रीमेजर करने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। हम कहेंगे जी हमने इन्वेंट्री 280 रुपये में खरीदी है, टेक्निकली हमने पे भी 280 की है। ठीक है जी, ऐसा है। कर लिया। आओ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखो प्यारे भाई, अब अच्छे से समझना इस चीज को। सर 10 जनवरी का दिन था, हमने एक डील की अपने सप्लायर से। डील ये कि हमें $200 की एक चीज़ लेनी है सप्लायर से। $200 की गुड्स हमने लेनी है। ठीक है जी, $200 की हमने क्या करनी है? गुड्स परचेज करनी है। हमने इस बंदे को $150 एडवांस दे दिया। डन। किस तारीख को? 10 जनवरी को। और इस दिन का स्पॉट है 280 रुपए पर यूएस डॉलर। मुझे बता, 10 जनवरी को गुड्स रिसीव हो गई आपको? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुई है, आगे जाके रिसीव होंगे। और सुनना, भागते दौड़ते हम पहुंचे 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हमें पूरी $200 की गुड्स रिसीव हो गई, पूरी कंप्लीट रिसीव हो गई। अब बता, जब गुड्स रिसीव हो गई हैं तो तुमने तो पैसे 150 दिए, गुड्स कितने किए? तो अब तो पेबल आएगा बुक्स पे, ऐसा है। अच्छा, आज के दिन का स्पॉट है 292 और ये पेबल हमने पे ऑफ कर दिया
22 जनवरी को जिस दिन का स्पॉट था 298 पर यूएस डॉलर, यहां हमने क्या पे कर दिए, पेड 50। सवाल है थोड़ा सा टेढ़ा, मैं अप्रिशिएट करूंगा, मुझे एंट्रीज पास करके दो। सुनो 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 सुनो, गुड्स कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, जब आपके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड आ जाए। क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके एडवांस देते आ गया था? नहीं भाई, मेरे पास तो गुड्स आई नहीं है ना, गुड्स तो बनी ही नहीं है, तो जब बनेगी मेरे पास आ जाएंगी तो मैं तब बुक करूंगा। तो आपने 10 जनवरी को सिर्फ एडवांस रिकॉर्ड करना है, फिर आपने 15 जनवरी को कितने की गुड्स रिकॉर्ड करनी है, 150 की या 200 की? पूरे 200 की। लेकिन सर हमारे पास एडवांस तो 150 वाला था, तो बाकी पेबल आ जाएगा। ऐसा ये सवाल ठीक ठाक ट्रिकी है। अगर ये आपने कर लिया तो इसका मतलब है आप अपने IAS 21 के पहले एग्जाम लेवल पर आ चुके हो, शाबाश। नहीं कर, सीख लेंगे। मुझसे आज तक नहीं हुआ क्लास में क्वेश्चन, जिसको ये होते थे ना वो फेल हो जाते थे। इस चीज़ का तो टेंशन ही ना लो, नहीं वो फेल हो जाते थे हमारे वाले ना, आप तो इंशाल्लाह हो जाएंगे पास, यार टेंशन क्यों ले रहे हो गया। आओ मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे देखो। बताओ मैं इसको 3 दिनों में रिकॉर्ड करूं, सबसे पहली एंट्री किस दिन की? 10 जनवरी को तो कोई मसला नहीं है ना। एडवांस टू सप्लायर डेबिट कितने से? सर $150 इंटू 280 कितने? पक्का? और डन हो गया जी। 10 जनवरी के बाद हम पहुंचते हैं कहां पर? अब एक चीज सीखनी है तुमने, अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे देखना। आपने 10 जनवरी को इन्वेंट्री के रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम किए, तो इन्वेंट्री डेबिट ऐसा, एडवांस खत्म तो एडवांस क्रेडिट कितने से? और एक पेबल आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, वो कितने से? पेबल कितना भैया? $50 इंटू 292 कितने? 14,000। और इन्वेंट्री बैलेंसिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी, इन्वेंट्री बैलेंसिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी। आप कह रहे हो जी मैंने एक तो एडवांस छोड़ दिया अपना और $50 की लायबिलिटी भी अज्यूम कर ली, तो जाके मुझे इन्वेंट्री मिली है। ये दोनों मिला के कितने बनते हैं? 56,600। अल्लाह के वास्ते यहां पर 200 को 292 से मल्टीप्लाई मत करना, अदरवाइज अगर ऐसा करोगे तो एक्सचेंज लॉस आ जाएगा, और वो एक्सचेंज लॉस तो मैं बुक करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? एडवांस के अगेंस्ट। गलत हो जाएगा, वो एडवांस रिमेजर नहीं होता। हमने कहा इन्वेंट्री लेने के लिए हमने एडवांस छोड़ दिया अपना, और साथ में क्या $50 की लायबिलिटी भी अज्यूम कर ली, और इन दोनों की वैल्यू कितनी बनती है? 56,600। अच्छा, अब एक गलती पता है क्या होती? बोर्ड पे देखना, गलती ये होती लोग इन्वेंट्री को उठा के डेबिट कर देते, पता है किससे? इन्वेंट्री डेबिट कर देते जी 200 इंटू 292 कितना आता है? चेक करो उधर, 200 इंटू 292 कितना? 58,400। अच्छा, क्रेडिट में आ रहा है 42,000 और 14,600। कितना डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट में? कितने का डिफरेंस है? 42 और 14,600, 18। ये 1,800 रुपये पता है क्या है? जो आपका एडवांस है ना $150 का, वो कितने पे रिकॉर्डेड था शुरू में? 280 पे। अब उस पे 12 रुपए का और अमाउंट ऐड हो चुका है, 292 पे चला गया। कितना हो गया ये? कितने? 1,800। गलत हो जाता है, ये रिकॉर्ड नहीं करना है ऐसे। अल्लाह के वास्ते हमने एडवांस के ऊपर एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड, देखो एडवांस आपका रिकॉर्ड हुआ है किस रेट पे? 280 के रेट पे। आप अगर इन्वेंट्री को पूरी की पूरी 292 के रेट पे रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिट आपने 292 के रेट पे करना होगा ना। फिर हमारे पास एडवांस किस रेट पे खड़ा हुआ है, तो गलत हो जाएगा मामला, एक्सचेंज लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। हम एडवांस को रीमेजर, अब याद रखना जब भी आप कोई एसेट परचेज करो जिसमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स मल्टीपल हो रही हो,
तो जिस डेट पे आपको एसेट मिलेगा उससे पहले की सारी पेमेंट जो एडवांस में हुई हैं आप उनको रीमेजर नहीं करोगे, और सर वो पेमेंट जो गुड्स के बाद होनी है आप उनको रिकॉर्ड करके गुड्स को बैलेंसिंग रेट के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ जी हमारी बुक्स में, जी मेरा बच्चा, वैसे ये तो रॉन्ग है कि हम जो है वो करंट स्पॉट डेट पे उसको इन्वेंटरी को मेजर करें, लेकिन अगर उस पर रिकॉर्ड करें तो गेन आ रहा है, लॉस नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। आओ मेरा प्यारा बच्चा, हम एक गलत काम करने जा रहे हैं भाई, इसको रिकॉर्ड नहीं करना अल्लाह के वास्ते, मतलब इसको कॉपी मत करना जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम गलत काम करते, हम पता है क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री डेबिट करते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अपने पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते, इन्वेंट्री डेबिट कितने से, अच्छा जो भी हो, गेन और लॉस हो, कुछ भी हो, ये काम मैं जो करने जा रहा हूँ गलत काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। कितने डॉलर्स हैं? 200, कितने? 292, कितना हो जाता है ये? 58,000, कितने? 58,400। बेटा ये अगर किसी बच्चे को समझ आ गया ना, इसकी तरफ मत देखना। वाह, अब मेरे पास एडवांस एक एसेट है, एसेट है लायबिलिटी है, और उस पर रेट बढ़ चुका है, तो मुझे फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा नहीं होगा? अच्छा मैं क्या करूँगा, पहले तो एडवांस को ख़त्म कर रहा हूँ, कितने से? 42,000 रुपये से। फिर एक पेबल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितने से? $50 इंटू 292, कितना आ रहा है जी? 14,600। अब मेरे पास एक एक्सचेंज गेन आ रहा है, ठीक है जी, कितने का? अब मुझे एक बात बताओ, मेरा ये एसेट था एडवांस, ये रीमेजर करने का गेन है नहीं है टेक्निकली? आपको एडवांस को रीमेजर नहीं करना, यही आपको सिखा रहा हूँ। अब मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करना होगा? बैलेंसिंग फिगर के ऊपर। अदरवाइज अगर आप ये हरकत करोगे तो क्या हो जाएगा? एडवांस रीमेजर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2021-22 में पेपर में टेस्ट हुआ 8 नंबर का सीए फाइनल में, और माशाल्लाह चूंकि हमने पढ़ा ये होता है कि इन्वेंट्री को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करें, तो लोगों ने सब ने इसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया और क्या किया? एडवांस को रीमेजर कर दिया। गलत किया ये, ऐसा। अब बताओ ये पेबल कब सेटल होगा? तो क्या इस पेबल को 20 तारीख को जब हम सेटल करने जाएंगे तो इस पर कोई एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा? हाँ, क्योंकि ये एक मॉनेटरी आइटम है, ऐसा। अब बताओ मेरे पास ये पेबल 292 पे रिकॉर्डेड है, कहाँ तक चला गया वो? 298 पे। तो क्या करूं मैं? कैश क्रेडिट कर दूं जो मैंने पे किया, कितना? 50 इंटू कितना मेरे बच्चों? 14,900। और बताओ मेरे पास लायबिलिटी कितने पे? तो दोनों का डिफरेंस। अच्छा लॉस क्यों आ रहा है? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है भाई 300 रुपये से, 14,600 की जगह 14,900 पे करने पड़ गए, ऐसा। याद रहेगा। अब बता, इस पूरी चीज़ में 2 बातें सीखने की थी, एक एडवांस एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, और दूसरा जो इन्वेंट्री है वो बैलेंसिंग फिगर पे रिकॉर्ड होगी। ये 2 पॉइंट्स याद रहेंगे, लिख लो, इसमें लिख लो अपने पास। एडवांस इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम एंड विल नॉट बी रीमेजर्ड। कोई मसला नहीं इब्राहिम जी, ठीक है जी। एडवांस इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम एंड will not be remeasured for any foreign currency change, rate change। और फिर assets acquired with an arrangement containing advance, asset acquired with an arrangement containing advance will be recorded at a balancing figure। Inventory acquired in an arrangement containing advance, ठीक है जी, will be recorded at a balancing figure। डन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ट्रांजैक्शंस क्या थी? बोर्ड में लिखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ। एक आपने यहाँ एडवांस दिया था, ऐसे ही। यहाँ आपने क्या किया? गुड्स रिसीव कर ली, और यहाँ आपने क्या किया? पेबल को सेटल कर दिया, ऐसा, यही किया।
1 हफ्ते 1.5 बाद हो जाएगा जी, ऐसे ही। अच्छा, अगर कुछ इसमें ऐसा हिसाब होता कि एडवांस यहाँ आता, ऐसा, फिर यहाँ गुड्स आती, क्या हुआ भाई, इधर गुड्स आती और गुड्स के साथ थोड़ी सी पेमेंट हो जाती, एक छोटी सी पेमेंट हो जाती इस डेट पे भी, इस डेट पे भी पेमेंट, इस डेट पे गुड्स भी आ गई और थोड़ी बहुत पेमेंट भी कर दी, और बाकी क्या हो गया, पेबल हो गया। पेबल हमने यहां सेटल करना है और दरमियान में ईयर एंड भी आ गया, ऐसा। अब बताओ क्या करेंगे इसमें, एडवांस रिकॉर्ड करेंगे, जब गुड्स रिसीव करेंगे तो हमने ये पैसे भी दिए हैं, ये भी दिए हैं और आगे भी देने हैं, तो ये गुड्स बैलेंसिंग फिगर पे रिकॉर्ड होगी। हमारी बुक्स में एक पेबल आ जाएगा, वो पेबल ईयर एंड के ऊपर क्या होगा, रीमेजर होगा, और फिर वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। ऐसा है, अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन आए तो मैनेज करोगे, पक्का। आओ मैं आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन एक करवा रहा हूँ। अच्छा, इन्वेंट्री की जगह इधर अगर पीपी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो नॉन मॉनेटरी आइटम को एक दफा रिकॉर्ड करके इग्नोर कर देना, ऐसा है। तो चाहे वो इन्वेंट्री हो चाहे वो पीपी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये कॉपी कर लिया, तो मैं अब एक सवाल और कराऊं, ये नीचे वाला सवाल कराऊं एक, ये सवाल अगर आपने कर लिया है, प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ें? जी मेरा बच्चा, नहीं बनी ना, इसमें हमने कौन सी फाइनेंस कॉस्ट इन्वेंट्री में डाली है? फाइनेंस कॉस्ट इन्वेंट्री में डलती अगर एडवांस क्या हो जाता, रीमेजर हो जाता, ठीक है ना। आगे बढ़े हम सारी क्लासेस के बाद। जी मेरा बच्चा, देखो याद रखो, इन्वेंट्री में गेन और लॉस डलता नहीं है, ये एक एस्पेक्ट है ट्रांजैक्शन का, ये भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन हमने एडवांस को रीमेजर नहीं किया, ये मेन एस्पेक्ट है। सर वो सोच के भी तो नहीं कर सकते हैं, वो सोच के भी तो नहीं कर सकते, ये नहीं आएगा तो इसके रिकॉर्ड। वो सोचोगे भी तो भी बात ये बनेगी, लेकिन फिर भी IAS 21 पढ़ते हुए हमने क्या सोचना है कि एडवांस को आपने रीमेजर नहीं करना। वो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, एडवांस को रीमेजर ना करने से इफेक्टिवली आपकी जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड हो रही है वो अदर देन फाइनेंस कॉस्ट पे हो रही है, सही हो रही है बिल्कुल, लेकिन सोचें आप इस तरीके से, ठीक है जी। आगे ऐसा है, सर कैन वी एक्सपेक्ट आप इंडक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ को भी केटर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैब के अंदर बेहतरी। बेटा कल हमारी पूरे दिन की मीटिंग हुई है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, और वो इसी चीज़ पे थी कि हमारे पास इस वक्त कितने बच्चे आर्टिकलशिप जिनके पास नहीं है, तो पिछली 2 अटैम्प्ट्स के हम रिजल्ट्स देख रहे थे और वो तकरीबन कोई 800 के करीब बच्चे थे जो इस वक्त जिनकी आर्टिकल्स नहीं हुई है, ठीक है। पिछली 2 अटैम्प्ट में 4,500 4,500 बच्चा क्वालिफाई हुआ है, तो 800 इज़ अ डिसेंट नंबर कि जो अभी तक इंडक्ट नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे वो भी इंडक्ट, एंड वी आर रिगरसली जो है वो क्या नाम है, एफर्ट लगा रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्म्स हैं और जो ट्रेनिंग्स आउटसाइड प्रैक्टिस हैं वो हमारे पास जो है वो इंडक्ट हों, ताकि जो है वो ये मामला इंटरनेशनल आर्टिकल्स पे जो है वो काम शुरू हो रहा है अभी, ठीक है। तो रेस्ट एश्योर्ड बेटा, मैं अपना टेन्योर जो है ना आपके लिए गुजारने आया हूँ, ना मुझे कोई वहाँ पैसों का फ़ायदा है, ठीक है, ना मुझे जो है वो कोई ओहदा संभालने का कोई वो है, ठीक है जी। मैं अभी उस पर फेसबुक पे नीचे जाके लिखूँगा मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं फ़लाना हूँ, ढिमका हूँ, ना मैं किसी जगह अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस नाम से। जितने कार्ड मुझे आई कैप ने दिए थे अभी भी मेरे पास वॉलेट में वैसे ही पड़े हुए हैं और घर पे भी वैसे ही पड़े, एक बंदे को मैंने अपना कार्ड नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मैं खिदमत करने आया हूँ, अपना वो करने नहीं आया हूँ कि जी कोई मैं ये बन गया हूँ, नहीं, आप लोगों के लिए मैं गया हूँ। अल्लाह करे जितना टाइम मेरा वहाँ गुजरे आपके लिए बेहतर से बेहतर काम हो, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए जो आपकी मतलब पीछे पीठ पीछे बातें करने वाले आपसे बहुत पीछे है, तो आपको तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। मेरे से पीछे कौन है? मतलब नहीं, मतलब पीठ पीछे हैं? मैं आज सुबह एक होटल पे नाश्ता कर रहा था
और वो जो चाय देने वाला है ना, वही पठान बच्चा था, और उसने मुझे चाय दी और कहा कि आप टीचर हैं ना? मैंने कहा हाँ मैं टीचर हूँ। आपको कैसे पता चला? कि इधर होटल पे बच्चे आते हैं चाय पीने के लिए, उनके पास किताबें होती हैं, उस पर आपकी तस्वीर होती है। तो मेरा उससे काउंटर क्वेश्चन था, मैंने कहा यार तुमने पढ़ा, तालीम हासिल की है तुमने? उसने कहा नहीं यार, मैं तो मतलब गुर्बत के मारे में कामों में लग गया। मेरे उस वक्त जहन में आया, मैंने कहा अहमद रज़ा, ये बंदा शक्ल में, ये बंदा फिज़ीक में, ये बंदा हर चीज़ में तुमसे बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो नवाजा है ना, ये तुम्हें अल्लाह ने दिया। अदरवाइज़ ये इतना अच्छा हैंडसम हेल्दी बंदा जो है वो बैठ के ये काम कर रहा है, तुम तो शायद इससे भी नीचे होते। तो इज़्ज़त अल्लाह देता है भाई, ये याद रखना, और इस पर कभी भी तकब्बुर नहीं करना। अल्लाह ताला ने हमसे बहुत अच्छे लोग स्ट्रगलिंग रखे होते हैं, पूरे टाइम वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला आपको जो है उठा के दे देता है। ऐसी चीज़ें मेरे दोस्त हैं यार, जिन्होंने ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत गिने चुने मूव्स लिए, और वो माशाल्लाह आज कहाँ से कहाँ बैठे हैं। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं कि वो अकल में भी ज़्यादा, काम में भी तेज़। अल्लाह ने कहा नहीं यार मैंने देना है, आपकी अकल आपकी मेहनत सब पीछे रह जाएगी, ठीक है जी। तो जिनको अल्लाह ने दिया होता है ना, वो बाज़ औक़ात भाषणबाजी शुरू करते हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो ये भी कुछ भी नहीं किया भाई, ये सब टोपी ड्रामे। अल्लाह देता है तो इंसान के बाद बोलने को कुछ आ जाता है, अदरवाइज़ वो उसके बाद बोलने को भी कुछ ना हो। जो मुझे मिला है ना, उसमें मेरी मेहनत ज़ीरो है। ये मेहनत भी आपसे अल्लाह ही करवा देता है, और जब तरक्की देनी होती है मेहनत भी अल्लाह ही करवा देता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब कुछ बन जाओ, क्वालिफाई कर जाओ, तो इल्मी तकब्बुर नहीं लेकर आना अपने अंदर, ठीक है जी। कुछ लोगों को माल का तकब्बुर होता है, कुछ को इल्म का तकब्बुर होता है। इल्म का तकब्बुर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है, ठीक है ना। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी को बता रहे थे कि दोज़ख के जो दर्जे हैं, उसमें पहले दर्जे में ये लोग होंगे, दूसरे में ये होंगे, सबसे जो गंदा दर्जा है ना, उस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि बताओ जिब्राईल इसमें कौन होगा? तो उन्होंने कहा इसमें आपकी उम्मत होगी या रसूल अल्लाह, सबसे गंदे उसमें। और उसमें उसके रीज़न जो बाद में वो बताया उन्होंने, तो उन्होंने कहा यार तकब्बुर, इल्मी तकब्बुर, ठीक है, ये नहीं करना यार, ठीक है जी। ये मैं अक्सर व बेशतर देखता हूँ कि यार कराची में जो है वो फ़लानी कौम आ गई, उनके नाड़े रंगीन हैं, उनके ये हुआ। भाई तुमको अल्लाह ने अगर ज़्यादा दे दिया है, इल्म ज़्यादा दे दिया, तो तुम्हारे अंदर ये तकब्बुर कहाँ से आ गया यार? क्या वो कमतर इंसान है तुमसे? ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए यार तुम्हारे अंदर। ये आ गई तो तुम में और इब्लीस में कोई फ़र्क नहीं है। फिर ऐसा है कि नहीं है? हैं? आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक अच्छा और तगड़ा सवाल दे रहा हूं मैं। अगर ये सवाल हो गया तो इसका मतलब है आप से अब तक के IAS 21 के जितने भी पास पेपर्स आए वो सॉल्व हो जाएंगे। आए मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहे जी D&D लिमिटेड पास पेपर्स का क्वेश्चन है, CA फाइनल का क्वेश्चन है, ठीक है जी। D&D लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा IAS 21 पे? मैंने बताया था शुरू में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिस्टेड कंपनी हो कुछ भी हो। आपने एग्ज़ाम में ये देखना है कि रिपोर्टिंग कब कब होनी है। आपने खुद से अज्यूम नहीं करना कि लिस्टेड है तो भाई क्या होगा, इसका मतलब हर क्वार्टर पे करेगा। सवाल में है इसमें, लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो आपने क्या करना है, पहले सवाल देखना है। सवाल के अंदर अगर लिखा हो ना क्वार्टरली रिपोर्टिंग, तो आपने क्वार्टरली करनी है। लिस्टेड से फ़र्क, यू आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान के कानून में चूंकि लिस्टेड कंपनी है तो वो 4 क्वार्टर पे करेगी, नहीं। एग्जामिनर ने 4 क्वार्टर पे रिपोर्टिंग करवानी होगी, वो क्या कहेगा कि भाई क्वार्टरली रिपोर्टिंग हो रही है, लिखेगा वो, ठीक है। फिर वो कह रहे जी मेरा बच्चा, आप नियरली करना है, चाहे ऊपर वो लिख दे लिस्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, और फलाना है, म्यूचुअल फंड है जहाँ रोज़ रिपोर्टिंग होती है। आपने कहना नहीं, मुझे लिख के दो, मुझे रिपोर्टिंग कब करनी है, ठीक है जी। हैं ये लॉ की नॉन कंप्लायंस है ना, हम अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं। नहीं अब ये मेरी बात सुनो,
लॉ में लिखा है साल में एक ही दफा राइट इशू हो सकता है। ईपीएस के सवाल में 4 दफा हो रहा होता है, तो वहां जाके मैं लिख दूं पहला राइट इशू लीगल है, बाकी इलीगल है, हैं? वो एग्जामिनर कहेगा यार बड़ी जबरदस्त नॉलेज दी है, वापस आओ एक दफा मेरे पास। तो जब तक तुम्हें एग्जामिनर कहे नहीं खुद से एज्यूम मत करना, ठीक है जी। यहां पर जहां करना होगा मैं बताऊंगा मैं, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज plants and machineries from a UAE supplier. The terms and conditions thereof are as under. टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है? 1 लाख अरब इमारात दरम्स आपने पे करने, क्या लेने के लिए? प्लांट लेने के लिए, ठीक है जी। पेमेंट कब करनी है आपने? 1 जुलाई को 20,000 दरम्स आपने पे कर दिए साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर 30 सितंबर को आपने 50,000 दरम पे किए, किस पे? शिपमेंट पे। शिपमेंट का मतलब डिलीवरी हो गई सर। अब आप देखें एक पेमेंट हो गई पहले, फिर दूसरी पेमेंट आई, और फिर उसने कहा 30,000 हमने और पे करने, लेकिन कब पे करेंगे हम? 31 जनवरी का मतलब है ईयर एंड के बाद। ऐसा रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट, ठीक है जी। द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड द कंपनी मेड ऑल द पेमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है जी। कहीं दरमियान में लिखा हुआ आया कि क्वार्टरली रिपोर्टिंग है? नहीं। तो आप रिपोर्टिंग कब करोगे? सिर्फ ईयर एंड पे करोगे। ऐसा 1 जुलाई का रेट दिया हुआ, 30 सितंबर का, 31 दिसंबर का, 31 जनवरी का। उसने कहा जी आप जर्नल एंट्रीज पास करके दें, शाबाश। ये आपके स्टडी टेक्स्ट में भी डला हुआ है ये सवाल। शाबाश साईं। गुड हो गया जी, सही है। 70900000 बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया। नहीं, रेड फ्लैग नहीं है सैफुर रहमान। मुझसे ज़िंदगी में फ़र्स्ट गो में कभी भी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं। मैं क्वालिफाई कर गया, आप भी कर जाओगे इंशाल्लाह एक दिन। हाँ जी, हो गया। करा दूं मैं जी। मुझे एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले क्या किया होगा? किस तारीख को? एडवांस डेबिट कितने से? कितने डॉलर्स का एडवांस, कितने ईडीज का? 20,000 रेट 70.5 क्या रहा है जी? 14,010 ऐसा? अरे यार 1,41,000 है चंदा, ऐसा? ये कहलाता है 1.41 मिलियन यार। एक कह रहे 14.10। ये क्या कहलाएगा? 1.41 मिलियन, ठीक है जी। अब बताओ मैं क्रेडिट क्या करूं? बस है जी। अब बताओ उसके बाद हमारे पास ट्रक आ गया कब? उस दिन हमने एंट्री पास की होगी पीपी डेबिट, और ये करने के बाद हमने छोड़ दिया होगा इसको। पहले हमने एडवांस ख़त्म करना है, कितने से? 1.41 मिलियन विदाउट एनी रीमेजरमेंट। फिर अच्छा पहले कैश तो हमने अभी पे करना ना, कितना? 50,000 इंटू 71। यार एक बात बताओ, जब कैश पे कर दिया तो अब तो इस पर कोई एक्सचेंज लॉस नहीं आना चाहिए ना? हाँ, अब मुझे बताओ मेरे पास एक और पंचायत आ गई, किसकी? कितने की? 30,000 इंटू 71 कितना? 2.1 मिलियन 13। ऐसा मेरे बच्चों? अब बताओ ये सारे पैसे ऐड अप करोगे तो 7.09 मिलियन। इसके आगे मैं लिख दूं बैलेंसिंग फिगर, ऐसा? अब बताओ हमारे पास 30 सितंबर के बाद 31
इस पे क्या करूंगा मैं, इस पेबल को 71 रुपए से उठा के 71.2 पे ले आऊंगा ऐसा, और 20 पैसे से इंक्रीज हो रहा है रेट, तो पेबल बढ़ा दें। पेबल 30,000 इंटू 6,000 और कितना, डन हो गया जी। अब बताओ हमने इसको सेटल कब करना है, 31 जनवरी। उस दिन हमारे पास क्या रेट और तब्दील हो गया और ऊपर चला गया, और 31 जनवरी 2025 होगा ना। अब बताओ रेट क्या आ रहा है इस पर, 30 पैसे और बढ़ गया रेट ऐसा। तो बताओ हमने जब पेमेंट की होगी तो कैश क्रेडिट कितने से, 30,000 इंटू 71 कितना बेटा, 2.145 मिलियन पक्का। अब बताओ हमारे पास पेबल खत्म हो जाएगा, पेबल हमारे पास 2.13 का था, 6,000 से और बढ़ गया था, तो फिर एक्सचेंज लॉस, बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते, कोई टेंशन नहीं। डन है जी। ऐसा है किसी को कोई मसला, पंचायत पसूड़ी पंगा प्रॉब्लम, नथिंग, ऐसा है। आगे बढ़ें एक स्टेप, एक सवाल और देखें। सही कितने मार्क्स का था? 8। क्वेश्चन दिखाइए एक बार, थाउजेंड्स कर दो, रुपीज इन थाउजेंड और बेहतर है। देखो रुपीज इन थाउजेंड करो तो फिर उसको कंट्रोल करो, हाँ, फिर पूरे सवाल में याद रखोगे रुपीज इन थाउजेंड किया था। बयान ये ना बाद में भूल जाओ बीच में, आधी फिगर थाउजेंड्स में चल रही है, आधी रुपीज में, फंस ना जाना कहीं। जी आगे बढ़ें स्टेप, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेहतरीन हो गया जी, आगे बढ़ें। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन होती तो हम साल के एंड पे इसको डेप्रिशिएट भी करते, सीधा सीधा डेप्रिशिएट कर देते। किसको डेप्रिशिएट करते, पीपी किस वैल्यू पे खड़ा है सर, ये ऐसा 9,000 बैलेंसिंग फिगर है मेरे बच्चों। इन दोनों को 9,000 वैसे भी निकाल सकते थे कि तुम्हारे पास $30,000 की लायबिलिटी है और 30 पैसे से रेट बढ़ चुका है, ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है। जहन क्लियर है? आगे बढ़ें। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और देखते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, मैं रीड कर रहा हूं उसको। ये कह रहा है जी, माइकल लिमिटेड इज अ कमर्शियल ट्रेडर। क्या मतलब, ये मार्केट से एक चीज़ खरीदता है और दूसरी मार्केट में उसको उठा के बेच देता है। गुड्स इसने परचेज किए कहाँ से, परचेज किए, ठीक है जी, एंड सेल्स इट टू डिफरेंट मार्केट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। ये यूएसए से गुड्स खरीदता है, फिर कई सारी मार्केट्स में बेचता है, पाकिस्तान में भी बेचता है, यूके में भी बेचता है, ठीक है जी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 months ऑफ 2022 द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2022 में एक ऐसी कंपनी ने जो कि यूएसए से गुड्स खरीदती है और पाकिस्तान में भी बेचती है, यूके में भी बेचती है, ऐसी कंपनी ने, जी मेरा बच्चा, क्या चीज़, अब देखो इसकी मेजॉरिटी ट्रेड शायद ऐसी हो जो पाकिस्तान में बेचने की वजह से पीकेआर आ रही हो, ऐसा है,
उसने कहा कि हम क्या करते हैं, यूएसए से गुड्स खरीदते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शनल करेंसी कौन सी है? सेल्स प्राइस मेन रोल इसमें प्ले करेगा। सेल्स प्राइस मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन जो है वो किस में होनी चाहिए? वो हमारी जो जिस करेंसी में होगी वो करेंसी फंक्शनल होगी, ठीक है जी। अच्छा, हम अपनी क्लास में जितने भी सवाल करेंगे उसमें फंक्शनल करेंसी क्या अज्यूम करके चल रहे होंगे? पीकेआर, ठीक है जी। एग्जाम में भी आपको सवाल देते हुए ये बताएगा कि आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी। हाँ, एक सिनेरियो बना के दे सकता है जिसमें आपको ये डिटरमिन करना हो कि फंक्शनल करेंसी कौन सी है, उसके बाद सवालात को जो है वो सवाल को आगे लेके चलना हो। लेकिन आमतौर पे IAS 21 जो पूछता है उसमें वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करवाता है, थ्योरी का सवाल नहीं देता। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करवाएगा तो वो क्या देगा आपको? हमेशा फंक्शनल करेंसी क्या देगा? PKR ही देगा, बताएगा भी और PKR ही देगा। अदरवाइज अगर वो आपको फंक्शनल करेंसी कोई और देता है ना तो एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। वो प्रॉब्लम है एक्सचेंज रेट का। हमें एक्सचेंज रेट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अभी आपने ये देखा ना कि एक्सचेंज रेट ऐसे आ रहा है 15 रुपए पर डॉलर। अभी एक्सचेंज रेट ऐसे भी आता है डॉलर पर रुपी। इनडायरेक्ट कोड, डायरेक्ट कोड, इसमें आपको एग्जामिनर नहीं लेके जाना चाह रहा। तो पेपर में जब भी आएगी फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी? रुपीज ही होगी, ठीक है जी। हैं सेल्स किसमें? एक ट्रांजैक्शन है ना, ये पूरी कंपनी की सेल्स तो सिर्फ पाउंड्स में नहीं होगी ना। उसने लिख के भी दिया कि वो किसमें का काम करती है, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। तो मे भी इसकी मेजॉरिटी सेल्स किसमें हो? पाकिस्तान में। यहाँ लिख लो कि यहाँ फंक्शनल करेंसी कौन सी है, मैं ताकि हम सवाल सॉल्व करना सीख लें, ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 months of 2022 द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 1 जनवरी को हमने क्या किया? कस्टमर से एडवांस रिसीव किया हमने। कितने? 16,000 GBP। फिर हमने गुड्स परचेज की क्रेडिट पे, कितने? अच्छा, गुड्स हमने परचेज किए कब? 10 Feb को। एडवांस कब लिया? एक पार्टी से एडवांस लिया और दूसरी पार्टी से गुड्स खरीदी। ये दो अलग अलग पार्टीज हैं जिनसे ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा, फिर हमने गुड्स के लिए $40,000 पे कर दिए। पूरे एक ही गो में पेमेंट हो गई। इसका मतलब है जो गुड्स परचेज हुई हैं उसकी पेमेंट एक साथ ही की गई है, जबकि जिसको हमने बेचना है उससे पहले हमने क्या लिया है? एडवांस लिया। फिर उसने कहा हमने गुड्स डिलीवर किए। उस दिन भी हमने 10,000 GBP लिए और 20,000 GBP लेफ्ट ओवर रह गए। और ये हमने कब लेने? ये हमने लेने बाद में, ठीक है जी, यानी 12 जुलाई को। अब बोर्ड पे देखना, इधर 2 ट्रांजैक्शन हैं। पहली ट्रांजैक्शन है परचेज की। परचेज में पहले क्या हो रहा है? परचेज में पहले हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। परचेज कब कर रहे हैं? 10 Feb को। और पेमेंट कब कर रहे हैं? 12 अप्रैल को। इसमें किसी को कोई मसला? अच्छा, फिर हमारे पास एक और सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। वो क्या है जी? पहले आपने एडवांस रिसीव किया। यहाँ पे कितने का? किस तारीख को रिसीव किया एडवांस? फिर आपने यहां गुड्स डिलीवर किए हैं। किस तारीख को जी? 25 मई को। और यहां भी आपने क्या किया? कुछ रिसीव किए पैसे। और फिर आपने कुछ पैसे यहां रिसीव करने। कितने? 20,000 दिरहम। ये डेट कौन सी है? 12 जुलाई। ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है, ईयर एंड क्या है इसके अंदर? उसने लिखा जनाब द कंपनी रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द शेयर होल्डर्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब ये एक बेंचमार्क क्वेश्चन है। जब आप IAS 21 रिवाइज करने बैठेंगे, ये एक सवाल ही एडवांस और उससे रिलेटेड सारे केसेस के लिए इनफ है। ऐसा ये मैं अगली क्लास में आते ही करवाऊंगा और यही आपका क्या है आज का होमवर्क है। आपसे खुद हो सके तो कर लेना, नहीं तो अगली क्लास में मैं इसको करा दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये PDF जो है वो डेली बेसिस पे ग्रुप पे जाए, इसके लिए हम एक बच्चे की लगाएंगे जिम्मेदारी। आज से ईमानदारी से बता दो कौन हर रोज आएगा? हैं? तुम्हारा क्या नाम है? बिलाल। तुम यहाँ आ जाओ। बिलाल और मुजम्मिल दोनों की मैं ड्यूटी लगा देता हूँ, ठीक है। तरीका सिखा देता हूँ, जब मैं जाया करूँ तो उन्होंने करना क्या, ठीक है जी। आप लोग छुट्टी करें बेटा। थैंक यू जी।